बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है, कल जहाँ से हमने छोड़ा था, अफेक्ट ऑफ रेडिएशंस ऑन सोमैटिक एंड हेरिडिटरी सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या है हमारी बॉडी के वो सेल्स जिन्होंने रिप्रोडक्शन में या जेनेटिक रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेना होता। जेनेटिक रिप्रोडक्शन में जिन्होंने पार्ट लेना होता है वो जेनेटिक सेल्स कहलाए जाते हैं या हेरिडिटरी सेल्स कहलाए जाते हैं। तो हमने आज रेडिएशंस का इफेक्ट देखना है कि हमारे पास सोमैटिक सेल्स पर और हेरिडिटरी सेल्स पर कैसे होता है, राइट, जो आपकी बॉडी पे अफेक्ट करती है। सबसे पहले ये बात है कि सम रेडिएशंस को हमने कहा था क्विकली अकर होती हैं और कुछ स्लोली होती हैं, ये बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने कहा था कि जो आपके पास एक्सपोजर होता है या डीजेनरेटिव सेल्स आपके पास होते हैं, डीजेनरेटिव सेल्स बनते हैं एक्सपोजर की वजह से, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपोजर हुआ है। ऐसे ही था। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है कि ये आपके पास कहाँ कहाँ एक्ट करती है। हमने स्किन के हवाले से बात कर ली थी कि आपके पास इंजरी कॉज करेगी स्किन में, और आपके पास अगर 6 ग्रे की डोज होगी या इससे ज्यादा होगी और विद इन आवर्स तक होती रहेगी तो आपको रिथमिया कॉज करेगी, यानी कि रेडनिंग कॉज करेगी। ये बात हमने कर ली थी। अगर आपके पास जो 2 आवर्स या 4 वीक्स तक आपके पास प्रोलॉन्ग रहता है सेम एरिया रेडिएशन के साथ एक्सपोज होकर, तो हमने ये भी कहा था कि उसमें हमारे पास क्या है, लार्जर डोज की वजह से ब्लिस्टरिंग हो जाएगी, अल्सरेशन हो जाएगी आपकी स्किन पे और लॉस ऑफ हेयर हो जाएगा। ये बात हम कर चुके हैं। हम बोन मैरो वाली बात भी कर चुके हैं। तो बोन ब्लड फॉर्मिंग सेल्स कौन से होते हैं हमारे? बोन मैरो के सेल्स होते हैं जो ब्लड बनाते हैं आपके पास। वो क्या होते हैं? रेडियो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये बात हमने की कल। रेडियो सेंसिटिव सेल्स होते हैं और लार्ज परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर किल कर दी जाए, अगर हम बोन मैरो के ज्यादा सारे सेल्स को किल कर दें रेडिएशन एक्सपोजर से, तो क्या होता है सर? कंडीशन होगी, हमारे पास हेमरेज की कंडीशन होगी यहाँ पर। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास डोज बिलो 0.5 to 1 सीवर्ट की हमने बात की थी। तो उसने क्या कॉज किया था? उसने माइल्ड डिप्लीशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स को माइल्ड इफेक्ट शो किया था उसने 0.5 to 1 सीवर्ट वाली ने। और अगर आपके पास डोज अबव 8 सीवर्ट है तो क्या करेगी? आपके पास फेटल डिप्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, यानी कि फेटल फॉर्मेशन करेगी। ऐसी फेटल का मतलब क्या होता है? जानलेवा। जानलेवा यानी कि ऐसे सेल्स फॉर्म हो जाएंगे जो आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें से बिल्कुल पास नहीं कर सकेंगे और आपकी जान जाने का भी खतरा होगा। आज हमारे पास टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे रेडिएशंस का इफेक्ट हम देखने जा रहे हैं। और जो भी मैं अभी बोल रही हूँ ये सारे सोमैटिक इफेक्ट्स हैं। हेरिडिटरी इफेक्ट्स अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम सोमैटिक इफेक्ट्स की डिस्कशन कर रहे हैं। The response of the gastrointestinal tract is comparable in many respects to that of the skin. यानी कि आपके पास अगर gastrointestinal tract में रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है तो वो आपके पास बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे कि स्किन के साथ एक्सपोजर है। आपके पास मुझे बताइएगा कि जो gastrointestinal tract है यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या मतलब है और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? मैम बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइन हम या तो इंजेक्ट करते हैं या बेरम चलो वो पिला देते हैं दूध वगैरह में। जैसे जैसे जाता रहता है ना रेडिएशन एक्सपोज होती रहती है। ठीक है, वही मेरे सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन का पूछा कि वो क्या होती है। आपने देखा है कि आपकी नोज के अंदर वाली जो स्किन है कैसी है? सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। ये जो है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है। आपकी जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग्स है कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी है। क्यों है सॉफ्ट? बाहर वाली अगर हार्ड लेयर है, अंदर वाली सॉफ्ट लेयर है। जो इनरमोस्ट लेयर है वो म्यूकस लेयर कहलाई जाती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? आपके पास म्यूकस सिक्रीशंस करती है, लाइक सिक्रूटम की प्रोडक्शन, जिसे हम बलगम कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन क्या है? म्यूकस है। आपके नोज में जो भी आपको जो भी आपके पास सिक्रीशंस हैं वो क्या है? वो म्यूकस सिक्रीशंस है। और इनर लेयर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाई जाती है। आपके पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स है ना,
वो इजीली क्या कर जाते हैं, इरिटेशन की वजह से, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से किल हो जाते हैं। अगर आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स इजीली रेडिएशन की वजह से किल हो जाएंगे तो क्या होगा उसमें पे? क्या ख्याल है क्या होगा? जब आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स किल हो जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? म्यूकस नहीं बनेगा और सेल्स किल हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा? इंजरी, अल्सर हो जाएगा। अल्सरेशन किसको कहते हैं? अल्सरेशन आपके पास आप कहते हैं जख्म का हो जाना, अंदर की लेयर्स में जख्म का हो जाना, जैसे स्टमक अल्सर। क्यों इसको अल्सर कहा जा रहा है? क्योंकि वो अंदर की लेयर्स में, इनर मोस्ट लेयर में आपके पास एक जख्म हो चुका है, वहां पे सेल्स किल हो चुके हैं। अब क्या है कि अगर आपके पास रेडिएशन बहुत ज्यादा थी, उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, वहां पर अल्सरेशन कॉज करनी शुरू कर दी या डीन्यूडेशन कॉज करना शुरू कर दी, यानी कि सेल्स के जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रोक दिया। इफ अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन is exposed rapidly to a dose of 10 ग्रे, अगर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन को आप 10 ग्रे के साथ एक्सपोज करते हैं, as may occur in radiation accident, a fatal dysentery like reaction takes place in a short period of time। बात समझ आई है? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे से पोर्शन को 10 ग्रे के रेडिएशंस के साथ एक्सपोज कर दोगे तो क्या है, वहां पर डायसेंट्री लाइक रिएक्शन हो जाएगा। डायसेंट्री किसको कहते हैं? 10 ग्रे किसको कहते हैं? डायसेंट्री, डायसेंट्री किसको कहते हैं? पेचिश किसको कहते हैं? जो फीकल मटेरियल है जिससे ब्लड आता है, पेचिश उसी को कहते हैं ना। तो डायसेंट्री हमारे पास क्या है, इसी को ही कहा जाता है। फेटल डायसेंट्री लाइक रिएक्शंस आएंगे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ 10 ग्रे की रेडिएशंस एक्सपोज हो जाएंगी, और ये आपको अफेक्ट थोड़ी ही टाइम में नजर आना शुरू हो जाएगा, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट आपके पास है, बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ ये कैसे आपके पास रिएक्शन होता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं। आप कह सकते हैं कि आपके पास ये हेरिडिटरी मटेरियल्स के साथ या हेरिडिटरी ऑर्गन्स के साथ ये कैसे एक्सपोज होती है। मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, यानी कि मैच्योर स्पर्म आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू रेडिएशन। जो भी चीज मैच्योर होगी, चाहे वो ओवा मैच्योर हो या स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो, वहां उसकी जो रेडिएशंस के साथ इंटरेक्शन है वो ज्यादा नहीं होगी या वो रेजिस्ट कर जाएगा उसके साथ इंटरेक्शन। इमेच्योर स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, are among the most radio sensitive cells in the body। इमेच्योर आपके पास स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स क्या है? स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहे हैं? आर रेडियो सेंसिटिव सेल्स। इससे पहले हमने कौन से सेल्स के बारे में कहा था वो रेडियो सेंसिटिव है? बोन मैरो के सेल्स के बारे में हमने कहा था कि वो हमारे पास सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव है। अब हम कह रहे हैं इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया आपके पास रेडियो सेंसिटिव है, जबकि मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आपके पास क्या है? रिलेटिव रेजिस्टेंट टू रेडिएशन। Hence, rapid exposure of both testes to a dose as low as 0.15 sievert। रैपिड एक्सपोजर की बात कर रहे हैं हम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और हम साथ में रेडिएशन एक्सपोजर की बात कर रहे हैं। अगर रैपिड एक्सपोजर होगा टेस्टिस का टू अ डोज एज लो एज 0.15 सीवर्ट may interrupt sperm production temporarily। स्मॉल डोज है 0.15 सीवर्ट, स्मॉल डोज है, समझ आ गई है? टेस्टिस के साथ अगर ये इंटरेक्ट कर रही है, स्पर्म प्रोडक्शन को टेम्परली रोक देगी, इंटरप्ट कर देगी, एंड डोज इन एक्सेस ऑफ 4 सीवर्ट। अगर 4 सीवर्ट की डोज है, मे बी सफिशिएंट टू कॉज permanent sterility in a certain percentage of men। परमानेंट स्टेरिलिटी आ जाएगी या स्टेरिलिटी आ जाएगी हम जब आपके पास 4 सीवर्ट की डोज एक्सपोज होगी। इन द ह्यूमन ओवरी oocytes ऑफ इंटरमीडिएट मेच्योरिटी, मैंने पहले भी कहा है जो चीज इमेच्योर है
या इंटरमीडिएट मेच्योरिटी में मौजूद है, उसका एक्सपोजर डोजेस के साथ बहुत ज़्यादा होगा, उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी डोजेस के साथ, कि वो इजीली जो है वो डोज को या रेडिएशन एक्सपोजर को इसीलिए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव हमारे पास मटीरियल्स होंगे। Immature maturity are more radio sensitive than those of greater or lesser maturity। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बेटा इन ह्यूमन ओवरी oocytes, egg producing cells, ova producing cells of immature intermediate maturity, जो mature नहीं हुए हैं अभी cells, are more radio sensitive, ये ज्यादा रेडियो सेंसिटिव होंगे than those of greater or lesser maturity। A dose of 1.5 to 2, 1.5 से 2 sievert deliver rapidly to both ovaries may cause only temporary sterility। A dose of 1.5 to 2 sievert delivered rapidly to both ovaries may cause only temporary sterility, whereas a dose exceeding from 2 to 3 sievert is likely to cause permanent sterility in appreciable percentage of women। अगर डोज आपके पास 2 to 3 sievert से ज्यादा हो रही है, dose exceeding 2 to 3 sievert is likely to cause permanent sterility in appreciable percentage of women। हाँ जी, लेंस ऑफ आई, अगर आपकी आई का लेंस एक्सपोज हो रहा है रेडिएशन के साथ तो क्या इफेक्ट आएगा? Irradiation can cause opacification of the lens, the severity of which increases with the dose। opacification क्या है? ये डिजीज है, इसमें आपके पास आई की, आपकी लेंस की डिजीज है, जिसमें आपके पास लेंस का जो एक्सपोजर है या लेंस का आप कहें कि वर्किंग कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। opacification, 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 opacification of the lens, the severity of which increase with the dose। The effect may not become evident, ये इफेक्ट आपको फौरी तौर पर, रेडिएशंस का इफेक्ट आपको फौरी तौर पर कभी भी नजर नहीं आता जब तक कि unless or until many months are passed after exposure। However, until many months after exposure के many months के बाद आपको opacification नजर आएगी, लेंस पर रेडिएशन एक्सपोजर का इफेक्ट नजर आएगा। अच्छा जी, एक तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया है ड्यूरिंग 1940s में some physics who work with the early cyclotrons developed cataracts, as a result of an occupational neutron irradiation। क्या है? 1940s में सब फिजिक्स जो थे, यानी कि सब साइंटिस्ट की बात कर लें, और एक कैटरेक्ट हो गया, यानी कि मोतिया कहते हैं कैटरेक्ट्स को, किस वजह से? क्योंकि उनका ज्यादातर एक्सपोजर न्यूट्रॉन रेडिएशन के साथ था। indicating for the first time the high relative biological effectiveness of neutrons for causing lens damage। यानी कि सबसे पहली दफा ये बात तब डिक्लेयर हुई थी कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आई की लेंस को डैमेज करते हैं और कैटरेक्ट डिजीज कॉज करते हैं। अच्छा जी, आपके पास है दिस विजन इम्पेयरिंग ओपेसिटी, विजन इम्पेयरिंग ओपेसिटी और कैटरेक्ट। विजन इम्पेयरिंग यानी कि इम्पेयर करने वाली, खराब करने वाली, नजर जिससे, मैं इसकी डोज के बारे में बताने जा रहा हूँ। विजन इम्पेयरिंग ओपेसिटी और कैटरेक्ट वेरीज फ्रॉम 5
sievert varies from 5 sievert radiation exposure that is delivered to the lens in a single exposure to as much as 14 sievert. 5 sievert से 5 sievert एक exposure है to as much as 14 sieverts delivered in multiple exposures over a period of months. 14 sieverts delivered in multiple exposures over a period of months. वो कह रहे हैं 5 sievert से 14 sievert तक की जो डोज है वो क्या कॉज करती है, आपके पास विजन इंपेयरिंग ओपेसिटी कह लें या कैटरेक्ट कॉज करती है। ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन्स, ये सब आपको पता है इस बात का कि अगर आपके पास मॉडरेट रेडिएशन एक्सपोजर है, आपको उसमें ह्यूमंस इस चीज को सेंस नहीं कर सकते। अगर इस वक्त भी रेडिएशंस मौजूद हैं, ऑब्वियसली मौजूद हैं, लाइक आपके पास रेडिएशंस मौजूद हैं, सनलाइट से जो रेडिएशंस आ रही है सिर्फ बाहर तक तो महदूद नहीं है, और आपके रूम में भी हर जगह मौजूद है, लेकिन आपकी बॉडी इतना सेंस नहीं कर पा रही है जब तक कि उसका एक्सपोजर ज्यादा नहीं हो जाता। हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि आपकी बॉडी स्मॉल रेडिएशंस, मतलब जनरली स्पीकिंग humans do not sense a moderate radiation field. However, small doses of radiation less than 0.01 gray, small doses of radiation less than 0.01 gray can produce phosphine, POSPHE, phosphine, a light sensation on the dark adapted retina. अगर आपके पास स्मॉल डोज ऑफ रेडिएशन लेस देन 0.01 ग्रे होगी तो वो आपके पास फॉस्फीन एक सब्सटेंस है, ये प्रोड्यूस करेगी। ये क्या है? अ लाइट सेंसेशन ऑन द डार्क एडेप्टेड रेटिना, आपकी रेटिना पर ये लाइट सेंसेशन का अफेक्ट करता है। इसके बाद वो कहता है कि आपके पास ग्रे है, ग्रे। आपको पता है कि आपके पास अगर हम डिफरेंट लेबोरेटरी में कौन से रिसर्च एनिमल्स यूज होते हैं? हाँ, फ्रॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, रेडिएशन सिकनेस, सबसे पहले अब हम इस पॉइंट को देखने जा रहे हैं। व्हाट इज रेडिएशन सिकनेस? क्या होती है रेडिएशन सिकनेस? रेडिएशन सिकनेस क्या होती है? क्या ख्याल है, क्या होती है? रेडिएशन कमजोरी है। रेडिएशन की वजह से होने वाला अफेक्ट हमारे पास कैसा होगा? वो कोई भी सिकनेस हो सकती है, वो या फीवर होने की सूरत में हो सकती है, वो वॉमिटिंग की सूरत में, नोजिया की सूरत में, एपेटाइट के लॉस होने की सूरत में, वो किसी भी सूरत में हमारे पास रेडिएशन सिकनेस हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी कोई पोर्शन बॉडी का या कोई भी ऑर्गन बॉडी पर इंटेंसिव जो है इरिटेशन होगी या एक्सटेंसिव इरिटेशन होगी तो क्या होगा? उससे क्या होगा? रेडिएशन सिकनेस जनरेट होगी। क्या होगा? यानी कि बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी रेडिएशन के खिलाफ, जो इतनी ज़्यादा रेडिएशन बॉडी पर पड़ गई है। कीमोथेरेपी क्या है? आपके पास केमिकल रेज है, इसमें क्या होता है? बॉडी रिएक्ट कर रही होती है ना, पर्सन ज़्यादा सिक हो जाता है और उससे क्या होता है? हेयर लॉस सबसे पहले होता है, ऐसा है। तो क्या है? ये रेडिएशन सिकनेस कहलाई जाती है कि आपके पास आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर जाए, अपना रिएक्शन शो करे, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वॉमिटिंग की फॉर्म में हो सकता है, नोजिया की फॉर्म में हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट की फॉर्म में हो सकता है, हेयर लॉस की फॉर्म में हो सकता है। और ये कब होता है? विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर इरिटेशन।
जब रेडिएशन एक्सपोजर होता है उसके कुछ ही घंटों के बाद ये सारे इफेक्ट्स आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं।